में स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो है आपका CUET एग्ज़ाम के लिए आपका लेक्चर 1, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन आप लोगों ने किया हुआ है पहले से आपके पास दो अलग अलग वीडियोस आ जाएंगे, एक रिलेशन एंड फंक्शन का और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब करना क्या है आप लोगों को कि आपका जो वीडियो आएगा रिलेशन एंड फंक्शन का, इसमें आपके कुछ PYQs होंगे, उसके साथ ही आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा जिसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपके आंसर की के साथ इसको मैच करेंगे, और इसी का डिस्कशन जो असाइनमेंट का डिस्कशन है अब वो आपका कल नेक्स्ट डे आपका जैसे 12 को है तो आपका 12 को एक जूम क्लास होगा जिसमें हम लोग ये जो आपका असाइनमेंट है ये डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और अगर कोई डाउट है तो उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सभी के साथ ऐसे ही फॉलो किया जाएगा सभी। रिलेशन एंड फंक्शन आप लोगों ने पहले भी किया हुआ चैप्टर, कोई नया नहीं है। यहाँ पे आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, रिलेशन है, टाइप्स ऑफ रिलेशन है, फंक्शन है, टाइप्स ऑफ फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, बाइनरी ऑपरेशंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आता है, आपके पास A क्रॉस B है, अगर आप दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, जैसे A और B दो सेट है, तो फर्स्ट एलिमेंट का B सेट के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा 1x 1y, फिर 2 का सभी का 2x 2y, फिर 3 का 3x एंड 3y। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट की कंडीशन क्या होती है, A क्रॉस B है तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उन सभी के लिए क्या है, फर्स्ट एलिमेंट शुड बी फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट शुड बी फ्रॉम सेकंड सेट। तो यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से है, सारे फर्स्ट सेट से, और ये जो सेकंड एलिमेंट है ये सारे सेकंड सेट से हैं। ए फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। और वैसे ही अगर आप A क्रॉस B कर रहे हैं और अगर B क्रॉस A कर रहे हैं तो ऑर्डर पेयर रिवर्स हो जाएगा और ये आपके पास BA बन जाएगा। अब यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है। उसके बाद आ जाता है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है बच्चे, ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। अब रिलेशन क्या है, फ्रॉम सेट A टू सेट B रिलेशन आर फ्रॉम सेट A टू सेट B। आपके पास एक रिलेशन है तो यहाँ पे आपके A सेट के एलिमेंट का रिलेशन डिस्कस किए जाएगा B सेट के एलिमेंट के साथ। ठीक है बेटा, A सेट के एलिमेंट का रिलेशन डिस्कस किया जाएगा B सेट के। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ 1 का रिलेशन X के साथ, 1 का रिलेशन Y के साथ। तो अगर इन एलिमेंट में कुछ रिलेशन है तो वो आपके पास रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B होगा, और वही रिलेशन जो है वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जैसे अगर हम यहाँ पे R एक रिलेशन बनाए जिसमें ऑर्डर पेयर है 1x एंड 3y, तो क्या ये रिलेशन जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का। यहाँ पे जो A क्रॉस B आपको दिया गया है तो इस A क्रॉस B में 1x भी प्रेजेंट है और 3y भी प्रेजेंट है, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन के लिए आपको याद रखना है कि रिलेशन हमेशा सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे 1x है लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें 2y, अब यहाँ पे हम लिखते हैं 1x बिलोंग्स टू रिलेशन R। ठीक है, उसके बाद 3y बिलोंग्स टू रिलेशन R, लेकिन हम लोग 2x अगर लिखते हैं तो वो रिलेशन R में प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये रिलेशन R को बिलोंग नहीं कर रहा है, वही हमने लिखा है AB बिलोंग्स टू रिलेशन रिटन एज A रिलेटेड टू B। जैसे यहाँ पे है 1x बिलोंग्स टू रिलेशन R, दैट मीन्स 1 इज रिलेटेड टू x, 3 इज रिलेटेड टू y। दैट मीन्स अगर AB एक ऑर्डर पेयर रिलेशन R में प्रेजेंट है, दैट मीन्स A इज रिलेटेड टू B। ये अगर इस तरह से है जैसे 2x डज नॉट बिलोंग्स टू R, that means 2 does not belongs to element X. A is not related to B under R. A does not belongs to relation R. ठीक है, नोट AB is a finite set consisting of m and n number of element। A क्रॉस B में m and n ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक और कंडीशन आ जाती है, अगर A क्रॉस B है, A क्रॉस B, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने होंगे,
अगर ए में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आपके पास n है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आपके पास m है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी विच इज़ n क्रॉस m विच इज इक्वल्स टू nm। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे बच्चे, ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे 2 रेज टू पावर nm, दैट मीन्स 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट है उसको 2 रेज टू पावर n करेंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट आ गया डोमेन। डोमेन क्या है, रिलेशन आर का, जैसे आपने यहाँ पे लिखा आर आपके पास एक रिलेशन है 1x एंड 3y। तो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट। तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन आर, देन द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। जैसे रिलेशन आर में जितने भी ए बी हैं उनमें जो ए होंगे फर्स्ट एलिमेंट होंगे उन सभी को अगर कंबाइन करेंगे तो रिलेशन आर बनेगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 और 3 था, इसको हमने बना लिया। उसके बाद आ जाता है रेंज। तो रेंज ऑफ आर क्या आ जाएगा, आपके पास सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स। तो ऑर्डर पेयर के रिलेशन आर में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनके अगर सेकंड एलिमेंट का अगर आप सेट बनाओगे तो वो रेंज ऑफ आर आ जाएगा। जैसे ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, जितने भी ए बी रिलेशन आर में है उनका जो सेकंड एलिमेंट है उन सभी का आप सेट बना दोगे तो वो रेंज ऑफ आर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा रिलेशन ऑन अ सेट। ठीक है, यहाँ पे था रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब यहाँ पे है रिलेशन ऑन अ सेट ऑन ए सेट, एक सेट पे। तो रिलेशन होगा फ्रॉम सेट ए टू, मतलब सेम सेट पे रिलेशन हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अब यहाँ पे एक इन्वर्स ऑफ रिलेशन भी आता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो पहले जो रिलेशन होता था ए क्रॉस, जो रिलेशन है यहाँ पे मैं बनाता हूँ उसको, अगर रिलेशन ए टू बी है तो आपके पास रिलेशन होगा सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और अगर रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए तो रिलेशन जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी का होगा। अब इन्वर्स ऑफ रिलेशन क्या आ जाता है, अगर रिलेशन आर आपके पास है ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स, ये आपके पास एक रिलेशन है। तो इन्वर्स रिलेशन क्या होगा, बी ए हो जाएगा। ठीक, फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर। आपका जैसे यहाँ पर रिलेशन आर में ए रिलेटेड टू बी है तो इन्वर्स रिलेशन में क्या हो जाएगा, बी रिलेटेड टू। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास है इन्वर्स रिलेशन की बात करें तो जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर है। ठीक, y किस पे डिपेंड है, x पे, लेकिन इसको हम x इक्वल्स टू ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑर्डर पेयर बनेगा एक्स वाई और एक्स वाई किसके इक्वल है, एक्स स्क्वेयर के। तो यहाँ पर जो कंडीशन बन रहा एक्स रिलेटेड टू वाई, तो एक्स का वाई से क्या रिलेशन है कि वाई एक्स स्क्वेयर के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बनेगा एक्स वाई, तो यहाँ पर एक्स किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ वाई के। अब ये रिलेशन इन्वर्स हो, ठीक है। ये है आपके पास इन्वर्स रिलेशन। जैसे यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनाया गया है, जैसे ए क्रॉस बी है, तो अगर हम इसको देखें, जैसे यहाँ पे था 1x, तो इसका इन्वर्स रिलेशन क्या बनेगा, x1 y3, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन किस तरह के, एक आइडेंटिटी रिलेशन है। रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए इज ऑल्सो स्टेटेड एज रिलेशन आर ए ऑन ए। ए सेट पे रिलेशन कैसे डिफाइन किया जाएगा, ए टू ए अगर कोई रिलेशन होगा तो रिलेशन ऑन सेट ए उसको कहा जा सकता है। अब आपके पास यहाँ पे दो रिलेशन होते हैं, एक एम्प्टी रिलेशन होता है, ये आपने 12th में किया है, एक यूनिवर्सल रिलेशन होता है।
एम्प्टी रिलेशन क्या है कि अगर आर एक फाई सेट है और कोई भी सेट जो है, फाई सेट जो है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो अगर आर एक एम्प्टी सेट है तो उसको एम्प्टी रिलेशन कहेंगे, और आर अगर किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है तो वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सट्रीम रिलेशन है दोनों। क्या है ये? एक्सट्रीम रिलेशन। इनमें क्या है? ये दोनों कंडीशन है, या तो फाई होगा, या तो आर में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा, या आर में पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रेजेंट होगा। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन है आपके पास आई ए बिलोंग्स टू आइडेंटिटी रिलेशन। कोई भी रिलेशन है, जैसे ए सेट है आपके पास, यहाँ पे अगर मैं इसको रब कर दूँ, तो आपके पास ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है, अगर रिलेशन आर में जैसे ए सेट है आपके पास 1 2, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? ए का 2 बार काटे। लेकिन अगर किसी रिलेशन में 1 1 एंड 2 2 दोनों प्रेजेंट है, सेम एलिमेंट खुद से ही रिलेट कर रहा, और ए सेट के जितने एलिमेंट हैं वो सारे प्रेजेंट हैं, तो उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। एलिमेंट खुद से ही रिलेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन बता दिया मैंने आपको, एम्प्टी इज 5 और यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? आर इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ठीक है, ए इज अ सेट ऑफ, इसका एग्जांपल है ए इज अ सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन बॉय स्कूल। एक बॉय स्कूल है, उसके जितने भी स्टूडेंट को हम ए सेट में रख रहे हैं। अब रिलेशन आर, ए एक सेट है जिसमें बॉयज़ है। अब ए क्रॉस ए करोगे तो बॉयज़ का कार्टेशियन प्रोडक्ट बॉयज़ के साथ ही होगा। तो जहाँ पे ये भी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे, कंडीशन क्या है? ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। अब ए सेट में जितने भी हैं वो सारे बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स तो है नहीं, तो उनका सिस्टर होने का कोई चांस नहीं है। तो दैट मीन्स दैट इज इस रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे बॉयज़ होंगे। यूनिवर्सल रिलेशन क्या आ गया? जैसे आपके पास ए इज अ सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बॉय स्कूल, रिलेशन आर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर्स। तो ए और बी की हाइट में डिफरेंस कितना होना चाहिए? लेस देन 3 मीटर्स। 3 मीटर से कम होना चाहिए। तो 3 मीटर हाइट तो होगी नहीं किसी स्टूडेंट, ठीक है ना, और किसी की 0 तो होगी नहीं। डेफिनेट सी बात है कि जो भी हाइट होगी वो 5 फीट तक मैक्सिमम होगी, 5 तक ज़्यादा हो सकती है। तो वो आपके पास जो कंडीशन है, वो जो डिफरेंस होगा वो डेफिनेट सी वो लेस देन 3 फीट ही होगा, दो हाइट्स के बीच में। तो ये आ गया आपके, इसमें सारे जो बॉयज़ होंगे वो सारे ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे, तो ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन। फिर उसके बाद आ गया रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या है? इफ़ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव एक जैसा दिखता है, सेम एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। अब रिफ्लेक्सिव कब हो सकता है? रिफ्लेक्सिव तब हो सकता जब ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे रिलेशन आर, अगर यहाँ पे ए सेट में 1 2 3 है और रिलेशन आर में 1 1 है, 2 2 है और यहाँ 3 3 भी प्रेजेंट होता, तो ये रिफ्लेक्सिव होता। अगर 3 3 प्रेजेंट नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं। द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्सिव। However, the reflexive relation is not necessary and identity. आइडेंटिटी रिलेशन हर बार रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है रिलेशन आर, ये आपका रिफ्लेक्सिव है बट इट्स नॉट एन आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे ए सेट में ए बी सी है, यहाँ ए बी ए है, बी बी है, सी सी है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ ए बी प्रेजेंट है, तो सेम एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। तो सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं हो सकते, लेकिन आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हो सकती है। नेक्स्ट आगे सिमेट्रिक आप लोगों ने किया हुआ है कि अगर ए बी रिलेशन आर में है तो दिस इम्प्लाइज बी ए भी रिलेशन आर में होना चाहिए। वही है कि अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, अगर 3 4 है तो 4 3 भी होना चाहिए। अब 4 3 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट आ गया आपके पास ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव क्या आ जाएगा? ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि अगर आपके पास ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है,
तो दिस इम्प्लाइज ए सी भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें एक रिलेशन R1 है, ये R2 है, यहाँ 1 1 2 है, 2 1 है और 1 1 भी प्रेजेंट है, ए बी बी सी है और ए सी भी है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया या ट्रांजिटिव हो गया। आर इज नॉट ट्रांजिटिव 2 1, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे 2 1 ए बी आ गया। ये कंडीशन हमें सभी को देखना है। यहाँ पे आ गया आपके पास ए बी और बी सी, तो ए सी आ गया आपके पास। लेकिन यहाँ पे अगर इसको ए बी और बी सी देखें तो हाँ एक मिनट, बी एंड बी सी, हाँ ठीक है, ये आपका ए सी बनेगा, ए सी 1 2 बनेगा, ये भी है। लेकिन अगर आप इसको ए बी रखें और इसको बी सी रखें, ए बी बी आपके पास और सी, अब ए सी कितना बनेगा 2 2, अब 2 2 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपके पास ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे 2 2 है, 2 3 है, 3 2 है, तो ए बी है, बी सी है, तो ए सी 2 2 है। फिर अगर आप इसको ए बी रखें और इसको बी सी रखें तो ए सी 3 3 बनता है, ये भी है। फिर अगर आप इसको ए बी और इसको बी सी, ये नहीं बनेगा, ए बी और बी सी रखें तो ये 3 2 बनता है, तो 3 2 यहीं पे है, तो ये R2 ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बच्चे, जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, दैट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट आ जाता है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जो है वो बच्चे आपका सिमेट्रिक की तरह है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक इसको क्यों कहा जाता है, इस पे बात करेंगे। ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक। कब कहा जाता है, ए बी एंड बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अगर दोनों ए बी बी रिलेशन आर में है एंड बी ए बी रिलेशन आर में है तो ये सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर ए इक्वल्स टू, अगर इसी कंडीशन में ए इक्वल्स टू बी होगा, दैट मीन्स वो एंटी सिमेट्रिक है। यही कहा है, सेट टू बी एंटी सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देन ए इक्वल्स टू बी फॉर ऑल ए बी। तो अगर ए इक्वल्स टू बी है तो वो एंटी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट इज एंटी सिमेट्रिक। तो आइडेंटिटी में क्या, सेम एलिमेंट खुद से रिलेट करता है, तो एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एक एग्जांपल है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, सम यूजफुल रिजल्ट, ये आपको ध्यान देना है। अगर आर एक रिलेशन, इफ आर एंड ए आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन, आर एंड ए आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं बच्चे, जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। अगर R और A इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उनका इंटरसेक्शन होगा, जो R इंटरसेक्शन A है, R इंटरसेक्शन A वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। दैट मीन्स अगर दो रिलेशन है और वो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उनका इंटरसेक्शन भी आपके पास इक्विवेलेंस को होगा, और उनका यूनियन जो है वो ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे यहाँ पे ए बी सी एक सेट दिया गया, उसने कहा आर एंड एस आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन, आर सेट आपको ये दिया गया है, एस सेट आपको ये दिया गया। अब इनका अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो इनमें कॉमन क्या है, ए बी बी, ए बी बी सी सी, यहाँ पे ए बी और यहाँ बी सी है, तो ये कॉमन नहीं है, तो ये आ गया आपके पास ए बी बी सी सी, इनका इंटरसेक्शन आ गया। तो ये इंटरसेक्शन में आप ए बी, आप इसको रिफ्लेक्सिव बना सकते हो। ठीक है, ये जनरल कंडीशन है, सिमेट्रिक आपके पास ए बी है तो बी ए नहीं है, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप इसका यूनियन करते हैं, यूनियन में क्या दिक्कत आती है, यूनियन में देखिए ये आ जाएगा ए बी ए बी बी सी सी, उसके बाद ए बी और बी ए आ गया, उसके बाद बी सी और सी बी आ गया। अब ये रिफ्लेक्सिव तो है कि ये तीनों प्रेजेंट है, लेकिन सिमेट्रिक भी है, ए बी और बी ए है। ठीक है, ये भी है, लेकिन अब अगर ए बी और बी सी करें, इसको आप ए बी और बी सी रखें तो ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए,
तो AC प्रेजेंट नहीं है, तो इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यूनियन, दो इक्विवेलेंस रिलेशन है आपके पास अगर, तो उनका इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस हो सकता है, लेकिन यूनियन के चांसेस में और में नॉट में है, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन को आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शंस। मैथमेटिकल ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट टू बी, सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑन सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो फंक्शन कब कहेंगे? जब एक रिलेशन के भी एलिमेंट का एक ही इमेज हो। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन की कंडीशन है। ठीक है, ये फंक्शन है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखिए, ये फंक्शन नहीं है, दिस इज अ रिलेशन, क्योंकि वन एलिमेंट हैज़ मोर देन वन इमेजेस। तो अगर आप इसको 1 लिखते हैं, इसको 2 और 3 लिखते हैं, दैट मीन्स इसको लिखा जाएगा 1 2 एंड 1 3। यहाँ पे अगर 1 2 3 है और 4 5 6 है, तो इसको लिखा जाएगा 1 का इमेज 4, 2 का इमेज 5 एंड 3 का इमेज 6। लेकिन अगर इसको लिखे 1 2 3 4 5, तो ये है आपके पास 1 4 2 4 एंड 3 5। तो आप देखोगे दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज है, लेकिन एक है, अगर 1 का इमेज देखेंगे तो 4 ही है, 1 का कोई और इमेज नहीं है। तो ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे 1 का इमेज, 2 इमेजेस है, तो ये फंक्शन नहीं है बच्चे, ये रिलेशन है। तो आपको आइडेंटिफाई ऑर्डर पेयर को आप ऐसे कर सकते हो कि ये रिलेशन है, ये फंक्शन है, कि अगर कोई फर्स्ट एलिमेंट एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है किसी रिलेशन में, कोई जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, अगर वो एक से ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है, अगर वो एक से ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है, मीन्स उसकी एक से ज़्यादा इमेजेस होंगी, दैट मीन्स दैट इज़ नॉट अ फंक्शन, दैट इज़ अ रिलेशन। ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन आ गया, डोमेन। अब इसका डोमेन भी वही होगा, अब इसके प्री इमेजेस और उसके इमेजेस आ जाएंगे। जैसे फर्स्ट एलिमेंट को हम प्री इमेज कहते हैं और सेकंड एलिमेंट को हम इमेज कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास ये, तो 4 क्या है? 4 इज़ द इमेज ऑफ 1, और 1 क्या है? 1 इज़ द प्री इमेज ऑफ 4। ठीक है, ये डोमेन आ गया, रेंज भी वैसा ही है। सेकंड एलिमेंट को वाई भी कहते हैं। अब ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, ये आपने किया हुआ है पहले भी, वर्टिकल लाइन टेस्ट, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास, जैसे ये आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, दैट मीन उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, एक्स का वैल्यू चेंज होता जा रहा है, वाई चेंज नहीं कर रहा, वाई चेंज नहीं कर रहा, दैट मीन्स दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू के है, मीन्स x चेंज करे जा रहा है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, y का वैल्यू के ही रहा जा रहा है। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। सी को अगर आप के समझते हैं, दैट मीन्स m यहाँ पे क्या है? 0। तभी आप x का कुछ भी सब्स्टिट्यूट करें, मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, रिजल्ट इज के। तो y इक्वल्स टू के इज कॉन्स्टेंट। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। अब वर्टिकल लाइन में x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो सकता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आ गया आइडेंटिटी फंक्शन। अब इनका आपको ध्यान देना है। अब इनमें आपका डोमेन एंड रेंज क्या होगा? ये कांस्टेंट फंक्शन है, y का वैल्यू कांस्टेंट है, तो डोमेन क्या होगा? डोमेन इज द वैल्यू ऑफ x एंड रेंज इज योर आउटपुट। तो आउटपुट तो आपको हमेशा k ही मिल रहा है, तो इज कांस्टेंट। और डोमेन क्या होगा? आप x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करे जा रहे थ्रू आउट, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन आप लोगों ने किया है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है y इक्वल्स टू एक्स। एक्स वाई ऑर्डर पेयर है और y का वैल्यू किसके इक्वल है? x के, तो जो x होगा वही y होगा। तो x अगर y के इक्वल है और y x के इक्वल है, दैट मीन x आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप डोमेन में कंप्लीट रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे 1 के लिए 1 आ रहा, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, -1 के लिए -1। तो x और y का जो वैल्यू है उसका खेल ऐसा है, 1 के लिए 1 मिल रहा, 2 के लिए 2 मिल रहा, 3 के लिए 3 मिल रहा, -1 के लिए -1 मिल रहा, -2 के लिए -2 मिल रहा, तो सेम है। तो जैसे ही आप डोमेन में अगर x का वैल्यू पूरा रियल नंबर सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यूज पूरी रियल लाइन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, रेंज भी आपको वैसा ही मिलेगा। तो रेंज भी r है।
नेक्स्ट आ गया मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या काम करता है बच्चे? आपके रिजल्ट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स है और वैल्यू आपके पास वाई है, तो वाई जो है वो आपका रेंज बताता है आपको और एक्स आपको डोमेन बताता है। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा आपका? डोमेन है कि आप एक्स का वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो डोमेन आ गया आपके पास, पॉजिटिव डालेंगे नेगेटिव, कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर। और रेंज क्या आ जाएगा कि आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स का वैल्यू, मॉडुलस अप्लाई उस पर किया जाएगा और आपको रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो दैट मीन्स मिलेंगे आपको सारे, जैसे माइनस ऑफ 2.3 करते हो का मॉडुलस तो 2.3 आ जाएगा। दैट मीन्स आपको सारे रियल नंबर वापस मिलेंगे लेकिन पॉजिटिव फॉर्म में, तो इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसका कंडीशन क्या आ जाएगा? अगर x लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल्स, तो कंडीशन माइनस एक्स वाई का वैल्यू होगा, क्योंकि माइनस एक्स नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट ऐसे ही हो पा जाएगा, और x ग्रेटर देन 0 के लिए x ही रहेगा। ठीक है, और इसका ग्राफ आ गया, क्योंकि आपको y जो है y इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप x पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या आप नेगेटिव सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, y आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यहाँ 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास। इस केस में y नेगेटिव है, ये भी कंडीशन नहीं, इस केस में भी y नेगेटिव है, ये भी कंडीशन। यहाँ पे y पॉजिटिव है, ये कंडीशन चलेगा आपका, यहाँ पे भी y पॉजिटिव है। आप यहाँ पे x नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे यहाँ पे नेगेटिव 1 है, तो y इज इक्वल्स टू -1 का मॉडुलस कितना हो जाएगा? 1, तो y आपको पॉजिटिव 1 मिल गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यूज लाई करेगी मॉडुलस ऑफ x की, और y इक्वल्स टू x है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव, क्योंकि y इक्वल्स टू माइनस, तो y x अगर आप -2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो y भी -2 होगा। तो यहाँ पे देखिए x y, यहाँ पे -x और y है, यहाँ -x और -y है, यहाँ x और -y। तो आप देखिए x और y सेम होने चाहिए, तो यहाँ x और y दोनों पॉजिटिव, यहाँ x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव है, तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं और ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि x यहाँ पे नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये हमारे वैल्यूज़ नहीं देंगे। तो ग्राफ आपका इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि x² अंडर रूट ऑफ x² अगर आप करते हैं तो आप उसको मॉडुलस ऑफ x भी लिख सकते हैं, बेसिक कंडीशन है उस पर। ये कुछ कंडीशंस अगर आप इसको देखें तो ये x² को आप लोग कर लीजिए बच्चे, ये मॉडुलस दोनों तरफ अप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू a। तो यहाँ माइनस ऑफ x की दो कंडीशन आ जाएंगे, x लेस देन इक्वल्स टू a एंड माइनस ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू a। तो x इज लेस देन इक्वल्स टू a, x क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू -a, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -a एंड लेस देन इक्वल्स टू a। इस तरह से बन जाएगा, ये इनइक्वालिटीज़ में आ जाएगा। तो ऐसे ही आप सारी प्रॉपर्टीज़ को कर सकते हैं। इसको देखिए ज़रा, ये मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि आपका वैल्यू जो मिलता है आउटपुट इज ऑलवेज एन इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आउटपुट क्या होगा बच्चे? आपका हमेशा इंटीजर होगा। तो जैसे ये आपको जब भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो आपको ध्यान देना है, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है। तो अगर यहाँ 2.1 है तो आपको इसके लेफ्ट में देखना है कि सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा, दैट इज 2, तो दैट इज 2.1 के लिए। अब यहाँ अगर मैं यहाँ पे ले लूँ -1.9, तो -1.9 क्या होगा? इसके लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? -2, तो रिजल्ट इज योर -2। लेफ्ट साइड वैल्यू आप लोग चेक कर सकते हैं, तो y का वैल्यू -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे -2 आप लोग यहाँ वैल्यू ले लेंगे, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से इसका वैल्यू डिसाइड किया जाएगा।
ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ स्टेप फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। आउटपुट हमेशा इंटीजर के फॉर्म में रहता है। डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। डोमेन आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ग्राफ इसका इस तरफ से आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 1.1 है, 1.1 के सबसे लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? 1, तो यहाँ 1 आप लोग वाई एक्सिस से ले लेंगे। अब 1.1 से 1.9 तक ये आपको वैल्यू 1 ही देगा, 2 से 2.9 तक वैल्यू यही देगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ ये मैंने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है नेगेटिव ऑफ एन एंड नेगेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ नेगेटिव ऑफ एन एंड नेगेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पे आप देखिए -3 इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वही रहता है, -3 ही आ गया, 3 का भी यही रहेगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों रिजल्ट यहाँ पे सेम है। नेक्स्ट आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस के इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस के। तो के एन इंटीजर है, के एक इंटीजर है, तो के हमने इंटीजर ले लिया, एक्स कोई भी एक नंबर ले लिया, 1.1 ले लिया, 1.1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3.1। 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ जाएगा। अब अगर हम इसको राइट साइड से लें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.1 प्लस 2, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 3। वैसे ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, इनको मैंने सॉल्व किया है। नेगेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स -1। ये सारे आपने किए हुए वैसे तो -x है तो -2.3 ले लिया, -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया -3, इसके राइट साइड पे ले लेते हैं। नेगेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.1, अब 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, -2 आ गया, ये -3, LHS और RHS आपस में इक्वल हो गए। x प्लस नेगेटिव ऑफ एक्स, एक्स कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, हमने 1.1 लिए, यहाँ नेगेटिव ऑफ एक्स है तो यहाँ नेगेटिव ऑफ 1.1 ले लिया। अब 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है और नेगेटिव ऑफ 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होता है, तो ये हो गया -1। तो उसने कहा कि x अगर इंटीजर नहीं है तो इस कंडीशन के लिए रिजल्ट आपका -1 आएगा, लेकिन x अगर इंटीजर है तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, 1 और -1। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, नेगेटिव तो ये दोनों का करेंगे तो 0 हो जाएगा। वैसे इस प्रॉपर्टी को देखिए सेम है। नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं। x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k देन x इज ग्रेटर देन k। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, हमने 2.1 ले लिया, वो ग्रेटर देन 1 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2.1 भी ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये आ गया आपके पास। इसके साथ ही कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सेम है, इनको देखिए। ये लास्ट है, इसको मैं बात करने जा रहा हूँ। क्या है यहाँ पर आपके पास, पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। 1 2 3 अप टू 1 n-1, ये n-1 टर्म्स आ गए और इससे पहले एक और है, तो दैट मीन्स टोटल वी हैव n टर्म्स, ठीक है, यहाँ पे n टर्म्स है। तो अब इनका ग्रेटेस्ट, ये सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x क्या है? n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो ये आप x ले रहे हैं, x कोई भी वैल्यू हो सकता है, x फॉर एग्जांपल 2.1 है, ठीक है। 2.1 है तो इसका वैल्यू 2 आ गया, यहाँ पे भी 2.1 है लेकिन 2.1 में 1/n है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n कोई एक इंटीजर है, फॉर एग्जांपल हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है ये n-1 तक जा रही, मतलब ये इससे डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं है प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये 0 पॉइंट समथिंग ही होगा हमेशा, यहाँ तक 2.1 में 0 पॉइंट कुछ ऐड होगा, ठीक है, तो ये हमेशा एक 2 पॉइंट समथिंग ही रहेगा, तो ये 2 2 2 आ जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे? जितनी बार ये n टर्म्स होंगी, n टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x आ गया, ठीक है। इसके बाद ही आपका यहाँ पे एक और कंडीशन है इसका, हाँ ठीक है। अब इसका डोमेन और रेंज हमने कर लिया था, उसके बाद है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हमने कर लिया, अब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन करेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट में देखते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर हम लोग राइट में देखेंगे। होता वही एक्सिस पे है लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्टकट है।
अब ये 1.1 है, इसके ग्रेट स्मॉलेस्ट इंटीजर देखना है तो इसके राइट में बहुत सारे इंटीजर हैं, लेकिन उनमें सबसे छोटा कौन सा है? 3.1 है। तो 3.1 तो 3.2 में स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है? 4। तो आप इसका राइट में सबसे क्लोजेस्ट जो इंटीजर होगा वो पकड़ लेंगे आप लोग। इसका रेंज भी वैसा ही होगा, रेंज तो आपको सेट ऑफ इंटीजर मिलेगा और डोमेन आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वही ये प्रॉपर्टीज है। उसके बाद है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है बच्चे? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को आप लोग रिप्रेजेंट करते हो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप ब्रैकेट्स में रखते हैं। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए ब्रैकेट्स आ जाती है इस तरह से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए कंप्लीट ब्रैकेट है, ठीक है, इसको कंप्लीट ब्रैकेट भी लगाते हैं, ठीक है, और इसको ये वाली ब्रैकेट भी लगाते हैं। और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए अपर वैल्यूज आती है, ऊपर वाली वैल्यूज यहाँ पे लेफ्ट साइड है तो डाउन वाली वैल्यूज हम लोग लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए करली ब्रैकेट्स आती है, ठीक है, और आउटकम जो है वो हमेशा लाई करती है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1। ये आपको याद रखना है। आउटकम जो आपका रेंज है वो आपको कहाँ पे लाई करती है? बिटवीन 0 एंड 1। क्यों लाई करती है आपको अभी समझ आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरह से लिखा जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को इस तरह से लिखा जाता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। मतलब जैसे 3.45 है, ये x है तो ये कितना आ जाएगा? 3.45 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.45, तो ये आ जाएगा 3.45। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.45 कितना हो जाएगा? 3, तो रिजल्ट आ जाएगा 0.45। वैल्यू यही रहेगा हमेशा बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 से वैल्यू कभी ज़्यादा नहीं हो पाएगा, बिटवीन 0 एंड 1 लाई करेगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो इस तरह से किया जाएगा। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ इसका। जैसे ग्रेटेस्ट ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आप फाइंड आउट करेंगे 6.75 का, ये हम नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, नेगेटिव ऑफ 2.3। तो आप लोग क्या करोगे? नेगेटिव ऑफ 2.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ नेगेटिव ऑफ 2.3। अब 2.3 जो है वो कहाँ पे है? नेगेटिव ऑफ 2.3। यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है और यहाँ -3 है। नेगेटिव ऑफ 2.3 यहाँ पे होगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? लेफ्ट साइड में सबसे क्लोजेस्ट, तो -3। तो ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 2.3 माइनस इसका ग्रेटेस्ट क्या आ जाएगा? -3। तो नेगेटिव ऑफ 2.3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 0.7। ये भी बिटवीन 0 एंड 1 है। एक नेगेटिव का एग्जांपल भी ले लिया हमने, एक पॉजिटिव नंबर का भी ले लिया, तो ये आपके पास आ गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। डोमेन आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन रेंज आपको बिटवीन 0 एंड 1 ही मिलेगा। नेक्स्ट आ जाएगा सिग्नम फंक्शन। ये आप लोगों ने किया हुआ। यहाँ पे आपके पास x ग्रेटर देन अगर 0 है तो y का वैल्यू 1 रहेगा, x अगर इक्वल्स टू 0 है तो y इक्वल्स टू 0, x लेस देन 0 है तो y -1 रहेगा। दैट मीन्स रेंज में आपके पास y की वैल्यू सिर्फ 3 पॉसिबल ऑप्शन हैं, 1, 0 एंड -1। और x की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए y ये रहेगा, x की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए y ये रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ इस तरह से आ जाएंगी, बिटवीन 0 एंड 1 है, 1 एंड 2, तो y का वैल्यू आपका 0 to 1 लाई करता है, तो आपके पास वैल्यू यहाँ तक जाएगा, 3 तक आपको 1 नहीं मिल पाएगा, 1 आपको नहीं मिलेगा, 2 से आपका 0 स्टार्ट हो जाएगा और ये आगे चलता जाएगा। क्योंकि आप अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 2 ढूंढेंगे तो 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 हो जाएगा। तो 2 इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो सेम ही रहता है, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा 0 रहता है। किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट ढूंढेंगे आप लोग तो वो 0 रहेगा। इसीलिए आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1 है बच्चे, क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा 0 रहता है। ये एमसीक्यू बन सकता है, इसका ध्यान रखिए। और बाकी जो वैल्यूज़ हैं, जैसे आपके पास कोई भी रियल नंबर्स आ जाते हैं तो वो आपके पास हमेशा बिटवीन 0 एंड 1 रहेगा। ये सिग्नम फंक्शन है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल आ गया, तो ये है e⁻x, ठीक है। यहाँ पे इसका डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज है 0 to इन्फिनिटी। तो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ e, ठीक है। अगर e ग्रेटर देन 1 है
अगर a ग्रेटर देन 1 है, फॉर एग्जांपल 2, तो उसके क्या होगा कि x का वैल्यू जैसे इंक्रीजेज एज द वैल्यू ऑफ x 1 होगा तो 2 रहेगा, x 2 होगा तो 4 हो जाएगा, तो वैल्यू बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा तो 0.1 आ जाए, 0.5, तो वही यहाँ पर है। जैसे ही x का वैल्यू a आपके पास यहाँ पे जो भी है, जैसे ही a का वैल्यू पॉजिटिव होगा, x बढ़ता जाएगा तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। और x जैसे a अगर 2 है, इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, तो वैल्यू की 1/2 0.5। इस तरह से इसका ग्राफ चलेगा, नेगेटिव नहीं हो पाएगा कभी भी, y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, y इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, 0 to इन्फिनिटी इसलिए कहा गया क्योंकि पॉजिटिव नंबर आपको हमेशा मिलेंगे। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और अगर a बिटवीन 0 और 1 होगा तो उसकी ये 3 कंडीशंस होंगी। इसके ग्राफ को आप लोग ध्यान से कर लीजिए। ये आपका जो कंडीशन है इसको ध्यान से कीजिए, वीडियो लेंथी होता जा रहा है। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं बच्चे। लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए आपको ये कंडीशन याद रखनी है। ग्राफ आप लोग करते रहेंगे, इसके इंपॉर्टेंट है आपको, जो काम देगा, कभी कभी पूछा जाएगा तो इसमें से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपके पास रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल क्या आ गया, 1/x। तो 1/x के लिए क्या हो जाएगा, अब डोमेन एंड रेंज जब हमने किया था, अब ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं है, ये आपके पास रैशनल है। तो रैशनल में क्या कंडीशन है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, दैट मीन्स x जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो डोमेन में सारे रियल नंबर आ जाएंगे लेकिन 0 नहीं डाल पाएंगे आप, तो 0 नहीं सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, तो ये जो कंडीशन है y भी आपका कभी 0 नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ क्या मिलेंगी आपको, ग्राफ किस तरह से बनेगा, x अगर आप 2 डालोगे तो 0.5 बनेगा। ठीक है, x अगर आप 3 डालोगे तो 0.9 बनेगा। इस तरह से आपको वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव मिलेंगी, x अगर पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव रहेगा, x अगर आप नेगेटिव डालेंगे तो y भी नेगेटिव मिलेगा। तो माइनस ऑफ 0.5 हो गया तो y नेगेटिव आ गया। यहाँ पे भी सेम रहेगा, x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है, x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट में आपको पता है कि अंडर रूट ये रियल नंबर के लिए हम करते हैं, तो ये कंडीशन आपके पास हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो रेंज हमेशा 0 to इन्फिनिटी होगा, डोमेन आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, अब यहाँ पे आ गया 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शन। चलिए बच्चों, वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है तो ये 40 मिनट्स का हो गया, इसको यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे और आपके कुछ PYQs डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा।